बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या नए सूबे और सिस्टम को रीसेट करना नागजीर हो गया है? इस खींचातानी की तान कहाँ जाके टूटेगी? खींचातानी समझ रहे ना, किन के दरमियान खींचातानी हो रही है? एक अहम शख्सियत के साथ, कदरे मुतलका शख्सियत जो है, उनके साथ मुलाकात हुई है। तो इस हवाले से जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो आपके साथ, या जो गुफ्तगू हुई है उनके साथ, वो आपके साथ शेयर करेंगे। साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फयाज हमीद की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। वो सजा भी हो चुकी हुई है वैसे तो उन्हें। और इमरान खान के चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर है। एक क्या, कई एक बुरी खबरें हैं उनके लिए। लेकिन इससे पहले एक और मौजूद है जिसके ऊपर बात करनी है। ये जनाब पाकिस्तान किसान इत्तेहाद है एक जनाब। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ये मुतालबा किया कि जनाब आप किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, फौरी तौर पे जनाब इस्तीफा दे दें, वरना वो कहते हैं जनाब 25 सितंबर से जनाब मुल्क गिर मिलियन मार्च होगा रावलपिंडी से, जनाब हम निकलेंगे। और जनाब जो उसके सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, अमेर मसूद, और एक चेयरमैन है उनके जनाब खालिद हुसैन बाट साहब, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि छाछ तो बोले सो बोले, चलनी भी बोले जिसमें सौ सौ छेद। और भाई मेरे, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जो बाट साहब हैं, इनके बारे में जो किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनकी शख्सियत के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, वो भी तो ज़रा देखें ना, ज़रा खुद ही देख लें। ये कहते हैं जब मिलियन मार्च, मिलियन कम से कम 10 लाख बंदे का मार्च होता है। ये एक शहर में, ये मुझे कोई एहतजाज करके दिखा दे, किसानों को इकट्ठा करके दिखा दे। कभी कभार होता है कि बहुत बड़ा मसला किसानों के लिए वो एक नागज़ीर भी हो जाता है ना, बात का एहतजाज करना, तो वो तो हो सकता है। लेकिन ये जो इत्तेहाद है ना, ये मुझे ये लगता है कि इस काबिल नहीं है कि ये जो इन्होंने दावा कर दिया है, और मरियम नवाज शरीफ से दावा कर दिया है जो किसानों के लिए काम कर रही है। तकरीबन 14 से जायद 14 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो काम कर रही है। और जो जैली प्रोजेक्ट्स मिला लिए जाएं तो वो तो 20 के करीब बनते हैं। उनके आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके आगे जो मजीद प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अगर देखें तो अब यही देखें, जो एक दो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं गिनवा देता हूँ आपके सामने। एक तो इन्होंने जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम शुरू की हुई है, उसके 2 मरहले मुकम्मल हो चुके हुए हैं। और उन 2 मराहल में 21,000 के करीब जो ट्रैक्टर्स हैं वो किसानों को दिए जा चुके हैं। 5 लाख से 10 लाख तक सब्सिडी दी जाती है ट्रैक्टरों के ऊपर। और वो जनाब उसमें, और वो कौन लोग मुस्तक होते हैं? जो कम से कम 5 एकड़ जमीन वाला जो बंदा है। अब उसका तीसरा मरहला जो है वो भी शुरू हो गया हुआ है, और उसमें 19 से 20,000 ट्रैक्टर जो है वो दिए जाएंगे ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में, जिनमें हुकूमत जो है, हुकूमत पंजाब, वो सब्सिडी देगी। ये 2 किस्म के ट्रैक्टर है पाकिस्तान में, एक 50 हार्स पावर का, एक 65 हार्स पावर का। वो दोनों ट्रैक्टर जो है वो किसान जो है ले सकते हैं। एक पे शायद 5 लाख सब्सिडी देते हैं, एक पे 10 लाख। और फिर इसी तरह इन्होंने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम जो है, वो पता है कितने एकड़ अराजी जो है वो लीज पे दी जा रही है किसानों को, मुस्तहिक किसानों को। 10 साल के लिए लीज पे दी जाएगी वो। और 1,21,000 एकड़ अराजी जो है वो दी जाएगी। और ये इसी माह, ये अगस्त के शुरू में चोलिस्तान में जो अलाटमेंट लेटर्स है वो तकसीम भी कर दिए गए हैं। और वो जनाब चोलिस्तान में सिर्फ 83,000 एकड़ अराजी जो है वो अलाट की जाएगी। और 10,290 अलाटमेंट्स वो जो पहले मरहले में शायद ये हो भी गई हुई है। और फिर चोलिस्तान में जमीन मिलना, फिर ये तो जमीन की आबादकारी वाले मामला हो गया ना। अगर वहां पे जमीन की आबादकारी होती है चोलिस्तान में, तो भाई उसके लिए फिर जो इन्होंने एक और प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, वो जो सोलर लगाने का, ट्यूबवेल के लिए सोलराइजेशन, जो ट्यूबवेल्स की, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स की, वहां अगर वो पहुंच जाते हैं, वो वाला प्रोजेक्ट जो है, उसके तहत वो किसान जिन्हें ये चोलिस्तान में, मैं कह रहा हूँ ना कि 83,000 एकड़ तो सिर्फ चोलिस्तान में जमीन अराजी लाट हो रही है, तो वहां अगर ये सिस्टम कामयाब हो जाता है तो फिर तो जनाब वो सरसब्जो शादाब चोलिस्तान ही देखेंगे ना हम। और दूसरे और जो दीगर इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, उसमें जनाब किसान कार्ड है, वो जो खरीदारी होती है खाद की, बीज की, ऑयल वगैरह भी खरीदते हैं जो ट्रैक्टर ट्रुक्टरों के लिए, डीजल डूजल,
उसके लिए जनाब वो उसकी माली मावरत करते हैं। वो फिर हाईटेक फार्म मैकेनिज्म है, फिर जदीद मशीनरी का एक प्रोजेक्ट है, और फिर जनाब वो वीट ग्रोथ प्रोग्राम जो है वजीर आला का वो है, फिर वीट सपोर्ट प्रोग्राम है इनका, और फिर सोलराइजेशन को तो मैंने बता दिया, और फिर अपना खेत अपना रोजगार वो भी मैंने, फिर मॉडल, फिर जो ना माल्स बनेंगे मुख्तलिफ मॉडल एग्रीकल्चरल माल्स वहां, तो फिर यानी जदीद मंडियां आप कह सकते हैं उनको, आलमी म्यार की वो, और फिर जो पोटोहार है वहां पे जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है वो चल रहा है इनका। फिर जनाब जो एग्रीकल्चर के शोबा से वाबस्ता ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए इन्होंने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। और फिर जनाब इसी तरह फूड एंड ड्रग जो है वो अथॉरिटी एक बनाई हुई है, वो ज़रिए अद्वियात वाली वो ये अथॉरिटी है, ये दूसरी कोई और ड्रग ना समझ लेना। फिर ग्रीन पाकिस्तान, फिर लाइफ स्टॉक का, फिर वो केकड़े पालने का एक इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। जैली प्रोजेक्ट्स लाइफ स्टॉक के अंदर ही कई प्रोजेक्ट्स जो है वो आ जाते हैं, माही परवरी आ जाती है उसमें, और कई एक प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये सर इन इन प्रोजेक्ट से ये जो किसान अताहत वाले हैं ना वो खुश नहीं है। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से इतने प्रोजेक्ट्स के इजरा, बल्कि कामयाब प्रोग्राम्स के इजरा के बावजूद अगर उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, और इस्तीफा भी कौन मांग रहा है, वो मैंने कहा ना वो छलनी जिसमें सौ छेद, उनकी अपनी शख्सियत क्या है ये भी कभी जरा गौर फरमा लेना। और दूसरा जो मैंने ये कहा कि जनाब फैज हमीद की गिरफ्तारी आपको याद ही होगा कि 12 अगस्त 2024 को वो गिरफ्तार हुए थे। 15 माह उनका फिर ट्रायल चला था, और फिर जनाब उन्हें 14 साल कैद बामशक्कत की वो सजा हुई थी। वो फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल हुआ था ना उनका, तो वो जनाब वहां फिर उनके ऊपर जो इल्जामात थे वो जनाब थे कि जनाब सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, मुतलका अफराद को नाजायज फायदा पहुंचाना। और ये 11 दिसंबर 2025 से इनकी जो सजा है वो नाफिज अमल हो गई हुई है, यानी ये 11 दिसंबर 2025 से इनकी सजा जो है वो शुरू है इनकी। ये फैज हमीद साहब देखें, एक दौर था कि मुझे एक बड़ी अहम शख्सियत ने बताया, मैं भी था, शामिल साहब भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, सेल वड़ाइच साहब भी थे वहाँ पे, और वो इमरान शफकत साहब भी थे, हबीब अकरम साहब भी थे। तो उन्होंने इनके कुछ वाकयात बताए, यार ये तो बंदे को बंदा नहीं समझते थे, उनके साथ भी इनकी मुंह मारी हो गई हुई थी। सरफराज भुगती के साथ यार इसकी मुंह मारी हो गई थी फैज हमीद की। और इस जो फौज के अंदर बैठे हुए लोग थे ना वो भी खौफजदा थे फैज हमीद से, और वो ज़हनी तौर पे ये सोचकर बैठे हुए थे जनाब कि फैज हमीद साहब अगले आर्मी चीफ हैं, बाजवा के बाद अगर कोई आर्मी चीफ होगा तो फिर फैज हमीद होगा। और जो लोग कहते हैं कि इमरान खान को जनाब क्यों भेज दिया, वो अपने वजन से ही उसने गिर जाना था, और भाई मेरे वजन से नहीं गिरना था, उसने इस बंदे को आर्मी चीफ लगाना था। और फिर अदलिया गुड टू सी यू वाली अदलिया थी, और उस अदलिया ने ये फैसला कर लिया हुआ था, मैंने ये बताया था कि जनाब, बल्कि जस्टिस गुलजार का शायद ये फैसला था कि बहुत बड़ी मेरे ख्याल 30 ने ये साहब अदालतें बना दे और ये कर दे, और इनके ऊपर नैब जो है वो भी उनके हाथों खेल रहा था इन लोगों के, और वो इतने मुकदमात इनके खिलाफ बनाए हुए थे, फिर सजाएं शुरू होनी थी, और फिर पूरा मैदान जो है वो खाली हो जाना था। और मैंने पहले भी कई दफा ये अर्ज किया था जनाब, ये चाहते थे जनाब गलियां हौजन सुंजियां बिच मिर्जा यार फिरे, कल्ला एक ही जनाब इमरान खान हो और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा हो। लेकिन इनका अपना एक प्लान था, अल्लाह ताला का अपना प्लान होता है। फिर देखें कैसे कहाँ से कौन सी शख्सियत जो है वो फिर फौज की सरबराह बनी, फिर जनाब वो चीफ ऑफ डिफेंस, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने, फिर फील्ड मार्शल बने, फिर जंग जीती, पहले जंग जीती फिर फील्ड मार्शल बने। अब ये जो पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान एक मुश्तरका दफा का माहदा हुआ है, उसमें उनका क्या किरदार है, अमेरिका के साथ उनके कैसे ताल्लुकात हैं, ईरान जो है वो हमारी तरफ देख रहा है। बहरहाल ईरान के हवाले ना मैं हम मेरे ਜਿਹੜੇ ना थोड़े जे ख्यालात थोड़े जे बदल रहे हैं, उत्ते मैं वैसे जिक्र भी किया कई दफ़ा, किसी दिन करांगे इस पे भी वीलाग। तो ये है जनाब, कभी अरूज होता था
मैंने अर्ज किया ना, ਇਹਦਾ ਭਾਈ नहीं मान सी यार, पूरी जिले इंतजामिया बल्कि पूरा सूबा यार, पूरे सूबे की ਜਿਹੜੀ इंतजामी मशीनरी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਬਹਰਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਡਿਆਲਾ ਛਡਿਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆ ਹੁਣ मुतहद कर दी गई है। और दूसरा जो मैंने कहा इमरान खान वाली बात, ये इमरान खान वाली बात नहीं जो ये पिछले दिनों जनाब उनका जो सेल अफरीदी साहब है उनका जनाब कई एक टीवी चैनल पे जनाब उन्होंने इंटरव्यू दिए और फिर जनाब उन्होंने जो 27 सितंबर को वो एहतजाज की काल दे रखी है, फिर उसकी मुफ्त में कैंपेन होगी। उन्होंने बताया जनाब हम क्या करने वाले हैं, क्या होगा, और पता नहीं वो 20 लाख पता नहीं कितने लाख बंदे वो ला रहे हैं बकौल उनके। और जनाब और फिर वो उसी वाले से वो मैंने कहा ना अहम शख्सियत के साथ मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी वो मुलाकात हुई है। और वो साहब जो हैं वो एक तो कदरे मुतलका 100% मुतलका नहीं, कदरे मुतलका, उनके हाथों से बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं। और फिर दोनों तरफ उनकी आप ये कह लें कि जनाब इन्फॉर्मेशन दोनों तरफ की इन्फॉर्मेशन है। मैं रसाई का लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा था जनाब, उधर भी सही, उधर किसी जगह का तो हिस्सा है ना, बाकायदा हिस्सा है ना, तो वो उनके पास इन्फॉर्मेशन का भी जो है वो एक बहाव है जो उनकी तरफ आता है और उनकी तरफ से किसी और तरफ निकल जाता है। ये सारी चीजें तो इसी हवाले से जब बातें हो रही थी तो ये एक मैंने भी पिछले व्लॉग में अर्ज किया था जनाब, ये अचानक क्या हो गया है कि जनाब उनकी रूनुमाई मिनिस्ट्री मीडिया पे बड़े पैमाने पे वो सारी हो गई। तो वो जो मुझे समझ आई है कि जनाब इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान के साथ कोई डील हो रही है या उन्हें कोई ढील दी जा रही है। एक बात होगी, ठीक है ना। ये भी तो सकते हैं ना कि उन्होंने ये कोई टेस्टर लगाया हो कि ठीक है जब देखें इनको लाते हैं मैदान में, ये गुफ्तगू सुने, अवाम देखते हैं रिएक्शन क्या आता है। रिएक्शन क्या है आगे जनाब, जो पीटीआई वाले हैं वही उन्हें जनाब बुरा भला कह रहे हैं। और अलीमा खानम तो ये कह रहे 27 सितंबर की तारीख क्यों दी, और मेरी इतला के मुताबिक 27 सितंबर की तारीख बेचारे पीटीआई वालों ने नहीं दी, बल्कि ये 27 सितंबर की जो तारीख दी गई है ना ये उन्होंने दी है। वो तहरीक तफदे आईन पाकिस्तान वाले महमूद तजकी साहब वाले ये वो सारे, तो वो बहरहाल पीटीआई कुछ लोग नाराज भी हैं कि यार इमरान खान ने ये क्या कर दिया यार, हमारे अंदर बंदे नहीं थे जो अपोजिशन लीडर बन सकते, अब इनके हाथ में दे दिया और जनाब ये तो बाबा जो है इतना सुस्त है, थका हुआ है, वगैरह वगैरह जो भी बातें उनके बारे में की जा सकती है। हर किसी की जात के ऊपर तनकीद करनी तो इसी तरह की बातें करनी है ना कि ये तो चाहते ही नहीं, ये क्यों जनाब पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए जनाब तहरीक चलाएंगे, ये क्यों गिरफ्तार होंगे, ये सारी। और दूसरा वो जो इमरान खान की जो जमात है पीटीआई उसके अंदर जो पूरी, वैसे ये पुरानी खबर है, नई खबर नहीं है कि बुशरा बेगम का अलग ग्रुप है, गंडापुर का अलग ग्रुप था, सेहल अफरीदी का अलग ग्रुप है, अलीमा खानम जो है उनका अपना ग्रुप है। वो कहते हैं जनाब, वो कहते हैं कि लेडी वर्जन है इमरान खान का अलीमा खानम, और जनाब बड़ा रोब शोब भी झाड़ती हैं। और फिर सलमान अकरम राजा साहब जनाब फंसे हुए हैं बीच में, तो कभी जनाब उनकी क्लास ले लेती है मिसाल यूसुफजई, कहती हैं जनाब मुझे हटा के दिखाए, मैं सेनेटर बनी हूँ तो। और कभी जनाब वो कोई शानदाना गुलजार साहबा हैं वो इल्ज़ाम लगा देती हैं, उन्होंने कहा 50,000 रुपये दें। सारे बंदे जो हैं ये जो पार्लियामेंटेरियन है 6 लाख तनख्वाह लेते हो तो 50,000 रुपये दिया करो महीने दे महीने चंदा, वो कहते ने ताकि असं मुकदमे लड़िए, कोई जलसे जुलूस होने या उन्होंने वास्ते पैसे पुस्ते चाहिए होंगे या तो तुसीं दो ना। और उन्होंने आगे कह दिया जी ना पता नहीं 50 करोड़ अमेरिका से आया था, पता नहीं 50 करोड़ गंडापुर ने दिया था, 40 करोड़ वहां से आया था, वो कहाँ है, हमने हिसाब मांगा है। ये वो यानी तासर ये दे रही है शायद ये फीसों की बात में ये लेके हुए हैं। इस तरह का जनाब वो कहते ना कि जूतों में दाल बटना, वो वाला काम हो गया हुआ है पीटीआई के अंदर। तो इन्होंने तो वो अपने अपने यार सारे लल्ले तल्लों में पड़े हुए हैं। वो कहते हैं ना पता नहीं कितनी देर हैं हम इख्तिदार में, और फिर ज़ाहिर है जब वो इख्तिदार में बंदा आता है तो जो उसके इख्तिदार के मज़े लूटने के लिए वो सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो इस्तेफादा करते हैं, तो वो कर रहे हैं।
अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला इमरान खान अंदर पिया ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਬਸ ਅੱਛਾ ਇੱਕ बड़ा अच्छा सवाल किया एक साफी ने उन्होंने कहा जनाब ये जनाब उनकी बहन से जनाब हमने 5 किताबें भेज दी किताबें नहीं दे रहे पढ़ने के लिए उन्होंने कहा अक्खा ही खराब आ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹ पढ़दा ਕਿਵੇਂ ਆ हमें रसाई दे दे जनाब हम बाहर आकर कोई बात नहीं करेंगे जी सारी बातें हो रही है और जो अगर आज जुमेरात को मुलाकात ना करवाई तो पता नहीं क्या मैं डी चौक बना दूंगा बंदे नहीं निकल रहे उन्होंने को सर ये सारिया जमा तफरीका जड़ियाँ उन्होंने की ये वाली हैं और दूसरा जो मैंने कहा ना कि इमरान खान के हवाले से एक बुरी खबर की मुझे बात कर रहा हूँ वो कहते हैं जब फैज़ हमीद का अंजाम आपके सामने है और फिर इमरान खान के हवाले से वो ये कहते हैं कि जनाब तुसी लंबी तान के सो जाओ 2030 31 जो भी यानी कि 27 आएगा फिर 28 आएगा फिर 29 30 31 32 तुसी देखोगे इमरान की सूरत हाल यही होएगी जिहड़ी होना एक कभी भी नहीं होएगा कि तुसी सुनोगे कि जनाब ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई डील हो रही है बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं उनका बड़ी कोशिश की है लोगों ने मुज़ाकरात भी वो कहते हैं कि जनाब ये 9 मई जो है ये 9 मई का जो उनका मौक़िफ़ है और उनके पास जो रिपोर्ट्स हैं फैज़ हमीद और इसकी जो इमरान खान की मिली भगत के साथ ये 9 मई का सान है ये फौज के अंदर बगावत दिलवाने की कोशिश की गई थी और फिर इन्होंने जो फील्ड मार्शल जो मौजूदा फील्ड मार्शल हैं आसम मुनीर इनको आर्मी चीफ बनवाने से रोकने के लिए जो लॉन्ग मार्च शुरू किया था इमरान खान उसके पीछे कौन था फैज़ हमीद था फैज़ हमीद अंदर गया देखा ना 2 साल हो गए अंदर 2 साल के बाद पीटीआई की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है पहले पीटीआई किस किस्म की थी अदलिया किस किस्म की थी सारा कुछ जो भी इन्होंने एक डायरी में लिखे हुए थे जनाब फलां वक्त ये होगा फलां वक्त ये होगा फलां वक्त ये होगा आइंदा ये होगा आइंदा ये जितनी प्लानिंग्स इन्होंने की हुई थी वो सारी प्लानिंग जो है वो तहस नहस करके रख दी इन्होंने और ये जो सोच के बैठे ना इमरान खान अब देखें इमरान खान के जनाब जो कल्ट फॉलोअर इमरान खान को कुछ हुआ तो जनाब हम पता नहीं क्या कर देंगे तबाही उतार देंगे ये सबसे पहले इमरान खान ये सारी बातें ना इमरान नहीं तो पाकिस्तान इस तरह के नारे अब वो जो एक अब मैं क्या कहूँ उस बंदे को यार ये कैसे बंदे पाले थे इन्होंने ये इन्होंने अदारे वालों ने जनाब कहाँ कहाँ बिठाया हुआ था उनको जनाब और जनाब वो वजाहत क्या नाम है उसका वजाहत सईद खान वजाहत एस खान टीवी के वो जो वज़ीर आज़म हाउस में जा रहा है टब में लेट के वो सारा नहीं कर रहा वो फारगल वाले हैं वो भी भागे हुए हैं ना तो वो उन्होंने जनाब एक ये खबर कि जनाब मुझे पता चला है तस्दीक की है लेकिन फिर कहते हैं दूसरी जगह तस्दीक वो कहते हैं जनाब इमरान खान जो वो हम में नहीं है उनको मैं क्या कहूँ क्या कर दिया गया है हालांकि उनके विलाक के बाद दूसरे दिन उनकी मुलाकात हो रही है उनकी जो बुशरा बेगम की फैमिली मिल के आई है बुशरा बेगम के साथ तो फिर ये अच्छा ये खबर जो है अगर उस बंदे के ऊपर वो लाखों फॉलोअर्स हैं उसके अगर और उसकी बात पे यकीन किया जाता है जैसे एक साफी की बात कहते हैं यार यदि खबर सच्ची होती है तो इसका मतलब सब झूठ बोलते हैं और शिवा अच्छा तो वो आग लग जानी चाहिए थी जनाब अगर खबर होगी कि इमरान खान नहीं रहे हमें और दूसरी तरफ शहबाज गुल जो चबले मारता है तो उसके जवाब में वो बता ही दिया उन्होंने जनाब ये इसने टेलीफोन वो मोबाइल फोन चोरी करके दे दिए थे ये पुरानी खबर पुरानी है वैसे लेकिन पीटीआई के किसी ओहदेदार की तरफ से वो शफी जान की तरफ से ये कहना तो ये तो फिर मोहर तस्दीक सबत हो गई ना जो हमारी खबरें थी कि जनाब इसने कोई मोबाइल शोबाइल जो गायब किए हो गए तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन देता था ये तो सारी खबरें तो फिर दुरुस्त हो गई ठीक है ना तो ये लोग तहरीक चलाने के वो पोजीशन में भी नहीं है उन्होंने तहरीक चलाने भी नहीं देनी हाँ कुछ सरफिरे हैं जैसे वो एक मोहम्मद सैन था वो खैबर का जिला खैबर का रहने वाला था तो पिंडी में उन्होंने उसने जो एहलकारों के ऊपर फायरिंग की और फिर जवाबी फायरिंग में मारा गया वो बंदा जो है वो इन्हीं का अच्छा वो कोई आम कारकुन नहीं था वो इनके जुलूसों में वो बाकायदा शरंगेजी किया करता था गलील के साथ और पता नहीं वो उसने मास्क तक रखे हुए थे उसने वो आंसू गैस से बचने के लिए जो होते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी तस्वीरें हैं सर्टिफिकेट मिले हुए हैं उसको
और ये शफी जान साहब फरमा रहे हैं इनके कि जनाब वो उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो मुझे कोई साहब बता रहे थे, मैंने तो नहीं देख सका, लेकिन वो कह रहे थे कि शाहज़ेब खानज़ादे ने अपने प्रोग्राम में कहा यार वो तो टिकटॉक, वो उसका टिकटॉक अकाउंट है, अच्छे खासे उसके फॉलोअर हैं, और आप ये बात करें। वैसे ये ना हैं सारे इसी तरह के, इमरान खान के जो इस तरह के लोग हैं ना, वो एक बंदे ने सऊदी अरब में कर दिया जनाब के जनाब 2 आए हुए हैं यहाँ पे, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म। अगर मेरा मुझे मौका मिलता तो मैंने पता नहीं इनकी जान ले लेनी थी। वो सुना भाई साहब भी वहाँ पकड़े गए। तो ये तो इनका हाल है। तो इन लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना है? जो सियासी तौर पे कोशिश करना चाह रहे हैं, उन्हें इन्होंने पीछे धकेला हुआ है। उनकी बात सुनते ही नहीं है ये। अगर वो बेचारा, अच्छा ये जो है ना इनके ये कल्ट फॉलोअर और जो सोशल मीडिया है वो इतना बेलगाम है कि जो नेक नीति के साथ इमरान खान की मदद करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं ना लोग, वो भी खौफजदा है हमसे। मेरी खुद एक साहब से बात हुई है, अच्छा एक उनके लाहौर में वकील है, उनके साथ मेरी बात हुई है। मैं कहा यार तू तो अच्छे खासे रस्ते कर लेना उन्होंने की, उनका यार रास्ता कर दो गला कर देने। अगर खामोशी इख्तियार करिए फिर असी उन्होंने हीरो हाँ। अगर कोई मशवरा दे दिए फिर वो साढ़े जनाब वो पीछे गल पै जाते हैं। ये है बहरहाल, ये जो मैंने खबर देनी थी, खबर ये है कि इमरान खान साहब के बारे में 2027, 29, 31, 32 आप गिनते जाएं, इमरान खान की जो सूरत हाल है वही सूरत हाल दोबारा रहनी। और दूसरा ये जो बना हुआ कि नए सूबे बनाए, सिस्टम जो है उसको जनाब रीसेट किया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा, ताकतवर तरीन शख्सियत ने भी कहा, पहले ताकतवर तरीन शख्सियत ने कहा, फिर मोहसिन नकवी ने कहा, फिर DGSPR ने कहा, फिर इस पर बहस शुरू होगी, नए सूबे बनेंगे जनाब। फिर इसकी मुखालफत में भी आना शुरू हो गए नए सूबों के खिलाफ, खासतौर पर सिंध से आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो फिर और दूसरा वो सिस्टम को रीसेट करने के हवाले से, अच्छा वो साहब जो थे जो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने, मैंने कहा जनाब 18वीं तरमीम का इशू है, वो किहड़ा इशू है 18वीं तरमीम वाला, वो जड़ा NFC अवार्ड वाली गल है, तो पैसे लै नहीं गए हो जिन्होंने लेने सी, सूबे ने हंस के दिते हैं पैसे उन्होंने, तो उसके तो और भी कई एक तरीके निकल सकते हैं। ये कोई इशू नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दूसरा उन्होंने कहा कि ना वो ये चाहते हैं कि इख्तियारात की मरकजियत चाहते हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो कहते हैं वो इख्तियारात की मरकजियत चाहते हैं। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि वो कोई सदारती निज़ाम चाहते हैं। उन्होंने जनाब ये हो सकता है कि वो चाहते हो कि सदारती निज़ाम। तो फिर मैंने उन्हें कहा यार हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जजमेंट्स हैं उसके बाद तो ये सदारती निज़ाम जो है ये लाया नहीं जा सकता, पार्लियामेंट के पास ये तरमीम का इख्तियार नहीं है। तो वो हमारे वैसे जो आइन है उसमें तो नहीं दिया हुआ, आईनी बुनियादी ढांचा 238 में लिखा हुआ कि आर्टिकल में कि जो दिल करे तरमीम जो है वो की जा सकती है। तो वो जो फौजी अदालतों वाला केस नहीं था, फुल कोर्ट बैठी थी 17 जज, उनमें से वो 3 जज चीफ जस्टिस नासिर मुल्क और मियाँ साकिब आसफ सी खोसा और जस्टिस इकबाल हमीद रहमान, 4 जजों ने ये कहा था कि हाँ जनाब जो मर्जी, जो फौजी अदालतें नहीं बनाती थी तरमीम करके, तो वो उन्होंने कहा जनाब वो इख्तियार है मुकम्मल जनाब, जो मर्जी करें, हम उसका जायजा नहीं ले सकते, बुनियादी ढांचा कोई नहीं होता। लेकिन बाकी जो जजमेंट्स हैं माजी की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, पहली मरतबा 1997 में ये महमूद खान अचकज़ई केस जो है उसमें उन्होंने कहा था ना ये आइन का बुनियादी ढांचा है, कुछ चीजें उन्होंने डिक्लेयर की थी, इनमें पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। और उसमें पार्लिमानी सिस्टम जो है ना, पार्लिमानी निज़ाम, वफाकी सिस्टम भी उसमें है। और फिर दूसरा जनाब असलामित शख्स, अदलिया की आज़ादी वगैरह वगैरह। और बाद में फिर मुख्तलिफ मौके पे ये जनाब आते रहे हैं जनाब। एक वो जो मुकला महाज केस है उसमें भी महमूद खान अचकज़ई वाला जो केस है वो तो मैंने बता दिया, 97 में पहली मरतबा ये ढांचा डिक्लेयर किया गया था। फिर जनाब जफर अली शाह केस है, फिर पाकिस्तान लायंस फोरम का केस है, और फिर जो फौजी अदालतों वाला जो मैंने अर्ज किया है वो एक केस है। तो बहुत सारे मुकदमे जिसमें अदालत ने डिक्लेयर, यानी एक तयशुदा असूल है, अमर बन गया हुआ है, ये कानून का दर्जा पा गई हुई है ये बात कि जनाब ये जो सदारती निज़ाम है, पार्लिमानी सिस्टम, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। सदारती निज़ाम, क्योंकि पार्लियामेंट सिस्टम खत्म नहीं किया जा सकता, सदारती निज़ाम नहीं लाया जा सकता तरमीम के जरिए। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो लेकिन वहां तो उन्होंने एक जजमेंट मौजूद है कि जनाब अगर कोई पार्टी जो है वो अपने मंशूर में
ये चीज शामिल कर लेती है बुनियादी आईनी ढांचे में तरमीम की हुई, तो फिर वो कहते हैं कि वो अगर वो बरसर इख्तियार आ जाती है तो फिर वो दो तय एक सीरीज है उसके पास ये इख्तियार है। जैसे हमारे यहाँ जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जस्टिस पार्टी बनाई थी, उसके उन्होंने मंशूर में लिखा था ना कि सदारती निजाम और सदार, यार इफ्तिखार चौधरी कौन सी तुसी किस्म दे जिन्ना बड़ा हो अपराइट आदमी सी, कौन उन्हें इन्फॉर्मेशन दिंदा सी कि नहीं उन्हें क्या सी इस्तीफा ना दें, क्या नहीं ने कमाल हो गई यार तुसी। और ये बड़ी देर था। अच्छा बहरहाल उन्होंने इसके जवाब में पता क्या कहा, उनका यार वो जो आइन में 27वीं तरमीम हो गई है ना, उसके बाद तो जनाब जो आईनी अदालत है ना उसने जो फैसला करना है ना वही फैसला चलना है, क्योंकि आईनी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद नहीं है। मैंने कहा अभी तक तो ये नाफिजुल अमल है ना, वो कहते वो हो सकता है आईनी अदालत में मामला चला जाए और आईनी अदालत वो फैसला दे दे जो जनाब आइन में कोई भी तरमीम की जा सकती है। और बड़ी सराहत के साथ ये बयान कर दी गई ये बात कि पार्लियामेंट के पास आइन में कोई भी तरमीम करने का इख्तियार है, उसका अदालती जायजा भी नहीं लिया जा सकता। तो वो कहते हैं जनाब ये फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स हैं, ये जो आप लेके बैठे हुए हैं जनाब सदारती निजाम के मुखालफ जो लोग हैं वो लेके बैठे हुए, ये जनाब जजमेंट्स हैं, वो कहते जजमेंट्स को ना अपनी साइड में रखें अभी फिलहाल, आप अगर बनना हुआ ना बन जाएगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि असल उनका मकसद है कि मरकजियत, जो इख्तियारात की मरकजियत है, और वो ये चाहते हैं कि जनाब जो फैसला साज कुव्वतें हैं ना उनमें जो लोग हैं या फैसला साजी का इख्तियार रखने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद कम से कम हो, ठीक है ना। यहाँ तो हर मामला जो है वो कहते हैं पार्लियामेंट में ले जाए जनाब, वो कहते हैं वो कम से कम चाहते हैं, जैसे सदारती निजाम में होता है। अगर पार्लियामानी सिस्टम भी रखना है तो वो सदारती निजाम के करीब करीब, वैसे तो यहाँ पाकिस्तान में 3 दफा 30 साल से जायद जो है वो सदारती निजाम ही रहा है ना। अयूब खां का सदारती निजाम रहा है, फिर जनाब याहिया खां का सदारती निजाम, फिर भुट्टो साहब का कुछ अरसे के लिए सदारती निजाम, फिर ज़िया-उल हक का सदारती निजाम, फिर परवेज मुशर्रफ का सदारती निजाम। तो उन्हें की फुल ला दिता जनाब इन्होंने निजामा ने जो उन्होंने इकतदार से उन्होंने हुकूमत सी की, उन्होंने इस मुल्क की तरक्की वास्ते की किया। तो देख लो लोगों के नाल की हुंदा सी, हकूक शकूक ये वो तो पता ही नहीं सी लोगों को यार, बुनियादी हकूक भी नहीं, हर दूसरा बंदा उठ के कहता मेरे बुनियादी हकूक मजरूर है, उधर किसी ने पता ही नहीं हुंदा सी। पर एक तो बात, और दूसरी जो सूबों वाली बात है ना, वो बात जो उन्होंने की है वो मैं बता दूं, कहते हैं वो सूबों के ऊपर कंप्रोमाइज हो सकता है। बल्दियाती निजाम एक बा इख्तियार मजबूत बल्दियाती निजाम अगर लाया जाए तो वो सूबों का मतबादल हो सकता है, नियमल बदल हो सकता है। लेकिन 2 चीजें उन्होंने जो मुझे बताई है ना, एक तो उसमें खुशखबरी भी है वैसे जो उन्होंने मुझे बताया, एक तो ये कि जनाब वो कहते हैं कि जनाब ये जो गवादर और ये जो है कराची ये फेडरल टेरिटरी होने चाहिए, और इसके ऊपर वो जनाब वो सूबों बाकी हर जगह जगह सूबे बनाने के बजाय वो इन 2 जगहों के ऊपर ये वो तैयार है जनाब, ये कर लेते हैं, बाकी वो देखेंगे। फिर वो मैंने वो उसका चंडीगढ़ की मिसाल भी दी थी आपको जनाब, उन्होंने भी ये चंडीगढ़ वाली बात की कि चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है, वफाक का इलाका है इंडिया में, लेकिन किसी रियासत का हिस्सा नहीं, लेकिन 2 रियासतों का दारुल हुकूमत है। सिंध का दारुल हुकूमत कराची बन जाएगा तो क्या मसला है, लेकिन वो इलाका जो है वो वफाकी होगा। और दूसरा गवादर के वाले ने कहा ना वहां ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना 3 इस्लामी बरादर इस्लामी मुल्क जो हैं वो शुरू करने वाले हैं, ऑयल और गैस के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के हवाले से। वहां वो आकर जनाब अपना कोई खाम माल जमा करेंगे या रिफाइनरी लगाएंगे, क्या इस तरह का एक ना बड़ा प्रोजेक्ट है। कुवैत का अलग है, कतर का गैस का है, और सऊदी अरब का एक अलग है। वो कह रहे हैं कि जनाब इस पे इब्तदाई तौर पे ना ये जो सरमायाकारी है वो कहते हैं 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है ये वो कहते हैं जमा तफरीके करके बैठे हुए हैं वो, इन्हें इतनी सरमायाकारी तो ये आनी है यहाँ पे। और एक और जो उन्होंने बात की है कि वो कहते हैं जनाब जो आबी वसाइल है ना वो जाया हो रहे हैं। वो नहरों वाला इशू जो है, वो नहरों वाला इशू, वो सिंध में मुजाहरे वगैरह हुए थे तो दब गया था ना एक दफा, वो वाला इशू जो है, वो वाला मामला वो भूले नहीं है। वो ये कहते हैं कि आबी वसाइल जो हैं उनका ज़िया रोकने के लिए ये इस तरह की नहरें जो है ना, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ये बनाना जरूरी है।
वो ये कह रहे हैं। हो सकता है इसके ऊपर सिंध वाले जो हैं वो भी कोई ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि जनाब जो सारा देखिए जानदा ते थोड़ा दिए लिटा, इस तरह की बात है ना बात, तो वो वाला मामला जो है ना वो हो सकता है इसमें। तो ये सारी सूरत-ए-हाल जो है वो मैंने आपके सामने रखी सूबों के हवाले से और सदारती निज़ाम के हवाले से, और अगर सदारती निज़ाम लाना हुआ ना उन्होंने, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, वो किसी ज़ाहिर आईनी तरीका इख्तियार करेंगे। एक और बात कि ये जो है ना कि जनाब शायद कोई मावरा आइन इक़दाम किया जाए। वो कहते नहीं, मावरा आइन कुछ नहीं होना, आइन के ताबे ही रह के जो होना है, जो कुछ होना है। तो देखें अल्लाह खैर करे। ज़ाहिर है उस तो बात है, हमारे एक दोस्त हैं मियाँ शम्स साहब, वो उनके तर्जुमान रहे हुए हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जनाब ये जो कहते हैं जनाब मावरा आइन और ये वाली बात आइन तोड़ के, वो कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ का जो अंजाम हुआ जो भी होगा उनके साथ, तो ये हर वक्त तो ताकत नहीं होती ना जो गन पॉइंट पे काम करवाते हैं। वो जो आसमा जिलानी केस है उसमें जो चीफ जस्टिस थे यकूब अली खान साहब, उनकी जजमेंट है उसमें यही लिखा हुआ है कि जनाब अगर गन पॉइंट पे आपसे वो जो आइन तोड़ने का या आमरीत का फैसला जो है काबज होने का इक़्तिदार पे वो मनवा भी लिया जाए, जब मौका मिले, जब भी ग्रिप उनकी कमजोर हो तो आप जो है वो उड़ा दें उनको। और उन्होंने तजवीज़ किया हुआ है कि जनाब उसकी सजाए मौत होनी चाहिए मार्शल लगाने वाले की। तो भाई अदलिया में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सारा कुछ होता है। पीसीओ के तहत हलफ उठाने वाले जज जो हैं उसी बंदे को जिसकी वफादारी का हलफ उठाया होता है उसको रगड़ नहीं देते। वो कहते सर आइन वाला हलफ चढ़ा सी हो सही है, कहते जबरदस्ती सर तो हलफ चढ़वाया सी। ये सारी चीजें वहां भी यार। और दूसरी उन्होंने एक जो बात की ना, मैंने कहा यार ये जो आप बातें कर रहे हैं मेरे साथ, तो वहां इस हवाले से कोई डायलॉग हो रहे हैं आपस में इस्टेब्लिशमेंट के, या उन्होंने कहा यार ये जो है ना ये बातें, वो कहते हैं कि उस तरह नहीं जैसे आप सामने मीटिंग हो रही है और उसमें जा रही, वो कहते हैं वो जो इधर हो रहा है जो उधर हो रहा है, वो कहते हैं कि ये पैगाम रसानों के जरिए जो है ना ये इंफॉर्मेशन इधर से उधर नहीं जा रही। ये वो कहते हैं खुदकार सिस्टम है, उस खुदकार सिस्टम के तहत जो इधर हो रहा होता है उसकी इंफॉर्मेशन उधर जा रही होती है, जो उधर हो रहा होता है उसकी इंफॉर्मेशन इधर जा रही होती है। और ये जो एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन जो भी दोनों चीजें जो हैं वो दोनों जो धड़े हैं वो आगाह होते हैं। ये उन्होंने मुझे बताया है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।